दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जर्नलिज्म जो है वो हमारी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या होगा या क्या होता अगर जर्नलिज्म के साथ मजाक बनाया जाता। तो जर्नलिज्म को एक फन की तरह देखा जाता। आज वही कंडीशन होने को लग रही है। दोस्तों अर्नब गोस्वामी मुंबई पुलिस के द्वारा अरेस्ट हो जाते हैं एक सुसाइड केस के चार्ज में। तो बहुत सारी ये कंट्रोवर्शियल इनकी ये अरेस्ट होती है। दोस्तों कुछ बीजेपी सपोर्टर और अन्य भक्तों का ये मानना है कि इनके साथ बहुत ही टॉर्चर किया गया, गलत हुआ इनके साथ, और वो उनके सपोर्ट में रोड पे आ जाते हैं। कुछ बीजेपी के पार्टी के लोग अपने झंडे के साथ आगे आते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग जो इस पत्रकार को अच्छी तरीके से समझते हैं वो इनके विपक्ष में खड़ा हुआ है। दोस्तों ये पूरे ही विवाद जो है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। तो अर्नब गोस्वामी जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं और 2 वीक के लिए वो जुडिशियल कस्टडी में जा चुके हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो केस थे और क्यों आज अर्नब गोस्वामी ऐसे थे, और किस तरह से जर्नलिज्म को एक मजाक बना दिया है अर्नब गोस्वामी ने, और यहाँ पे किस तरह से सरकार की चाटुकारिता करते नजर आती है ऐसे जर्नलिज्म। तो आइए बात करते। तो आइए पहले जानते हैं ये केस कौन सा था जिसमें कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया, सुसाइड वाला। इस केस को सुनने के लिए दोस्तों आपको 2 साल पीछे यानी कि मई 2018 में चलना पड़ेगा, जब अन्वय नाइक और उनकी माता जी जो कि हैं कुमुद नाइक, वो अपने ही घर में सुसाइड किए हुए दिखते हैं। अपने ही जो घर है उसमें ये बंगलों में ये पता चलता है कि वो सुसाइड कर लिए हैं। जब पुलिस उनको पहली बार देखती है तो ऐसा मानती है कि ये लोग सुसाइड कर चुके हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल कर आता है कि कुमुद नायक जो नायक की माँ थी, उन्होंने उनको गले दबाकर मारने की कोशिश की गई थी और गले दबाकर उनको मारा गया। तब पुलिस ने शायद ऐसा सोचा कि जो अन्वय थे यानी कि अन्वय नायक थे, वो अपनी माता जी की गला घोटकर हत्या करके वो फांसी पर चढ़ के खुदकुशी कर रहे। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही देखने को मिला दोस्तों। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अर्नब गोस्वामी वाला एंगल कहाँ से घुस आता है, तो इसके लिए भी आपको कुछ महीने पहले तक चलना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों जब पुलिस ऐसा तहकीकात करती है तो उनको एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें कि ऐसा पाया जाता है कि वो लोग ऐसा लिख के गए कि हम लोग एक एक्सट्रीम स्टेप लेना चाहते हैं अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नितेश शारदा के अगेंस्ट की उन्होंने उनके साथ जो किया। तो उनका ये आरोप रहता है दोस्तों कि उन्होंने उन तीनों के यहाँ इंटीरियर डिजाइन का काम किया था, उनके स्टूडियो बनाई थी, लेकिन उनको पेमेंट अच्छी तरीके से पेमेंट फुल नहीं मिल पाई उनकी, और पेमेंट ना मिलने की वजह से दोस्तों इनके ऊपर बहुत सारे कर्ज हो गए थे अन्वय नायक के ऊपर, जिसको कि वो चुका नहीं पा रहे थे, और रिपे नहीं करने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके, वो बार बार इनको टॉर्चर किया करते थे। तो इसलिए उन्होंने ये लिखा कि एक स्टेप मैं लेने जा रहा हूँ इन सभी के खिलाफ, और ऐसा बताया गया है दोस्तों कि जो अर्नब गोस्वामी है उनके पास इनके 43 लाख थे यानी कि 83 लाख, और फिरोज शेख के यहाँ इनके 4 करोड़ थे, और वही दोस्तों नीतीश शारदा की बात की जाए तो 55 लाख इनके यहाँ बाकी था। लेकिन जब ये सारी बातें अर्नब गोस्वामी को बताया जाता है तो वो कोर्ट में इस बात को डिनाई कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने उनकी 90% जो पैसे है वो रिपे कर दिया, बाकी जो 10% है उसको मैंने रिपे नहीं किया था, क्योंकि काम नहीं पूरा हुआ था, और काम पूरा होने के बाद ही मैं देता। अब दोस्तों आप कहोगे कि ये तो 2 साल पहले का केस था, तो क्या वो लगातार वो केस चल रही थी? जी नहीं, इसको बीच में बंद भी करवाया गया था। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि इस केस के साथ हुआ क्या था दोस्तों। इसके लिए आपको 1 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि अप्रैल 2019 में, जब दोस्तों इन्वेस्टिगेशन टीम ये कहती है कि हम कोई भी एविडेंस इन सभी लोगों के जो एक्यूज नेम सुसाइड नोट्स में लिखे गए तो उनके खिलाफ कोई भी हम किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस जुड़ा नहीं पाए हैं, तो इनको हमें छोड़ना पड़ेगा। और तभी कुछ पॉलिटिकल प्रेशर जानते हैं कि जहां की, और उस समय सरकार थी दोस्तों महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस यानी कि बीजेपी की। तो जानते हैं कि किस तरह से सरकार के इशारों पे पुलिस उनके कुत्तों के जैसे काम करती है, ये आपको तो पता ही होगा। सो यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इस केस को तो बंद कर दिया गया था उस समय, और तभी से अर्नब गोस्वामी को ये लगा कि अब मेरे पास इस केस की भूत तक नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों वहां के महाराष्ट्र की सरकार बदल जाती है, और मई 2020 में दोस्तों जो अन्वय की बेटी रहती है दोस्तों, वो फिर से महाराष्ट्र की होम मिनिस्टर के पास ये अपील भेजती है कि इस केस को फिर से रीओपन करवाया जाए। और तभी
जो कि अनिल देशमुख थे, वहां की होम मिनिस्टर, को इस बात को समझते हैं और फिर से सीआईडी टीम को इन्वेस्टिगेशन करने को कहती है। और उसके बाद तब से ये केस यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। और अर्नब गोस्वामी को वेडनेसडे यानी कि 4 नवंबर को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद बहुत सारे विवाद हुए। उनकी टीम को उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, उनकी वाइफ के द्वारा ऐसा कहना है कि उनको टॉर्चर किया गया, मतलब जबरदस्ती की गई अरेस्ट के वक्त, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे साफ 2 फुटेज यहाँ पे दिखते हैं कि किस तरह पहले पुलिस उनसे बातचीत भी कर रही थी कि उनको आप सच चलिए, लेकिन लगातार यहाँ पे बहाने पर बहाने बनाए जा रहे थे अर्नब गोस्वामी। तब पुलिस को जबरन ही उनको जबरदस्ती करके लेकर जाना पड़ा। और यहाँ पे पुलिस का ऐसा दावा है कि वो जो अर्नब गोस्वामी के घर के पास पहुंचे तो उनको 1 घंटा तक रोका गया और 1 घंटे तक उनको डोर नहीं खोला गया कि उनको अंदर लेकर जाया जाए। Better you come with us. Keep a distance. Better way you come with us. Are you coming with us? Keep a distance from me. Are you coming with us peacefully? Just told. Are you coming with us? Please, what I am asking, are you coming with us? Please wait. I am DYSP Praveen Patil. Listen. I am not finished. Listen. ये हुई थी, लेकिन आज यहाँ पे रिपब्लिक टीम का कुछ और ही कहना है पुलिस के खिलाफ। मतलब जो इनके साथ ना रहे उनको खिलाफ कुछ भी बोल दो और उनको उस पुलिस को ही, उस सिस्टम को ही बदनाम कर दो। ये एक तरह से इनका फंडामेंटल राइट चलता है। और दोस्तों रिपब्लिक टीम ये कहती है कि यहाँ पे अर्नब गोस्वामी को अटैक किया जा रहा है उनके जर्नलिज्म के वजह से, कि वो विपक्ष को मतलब घेरते हैं इस वजह से। और यहाँ पे दोस्तों बीजेपी के सीनियर फेडरल मिनिस्टर जो कि है, उन्होंने भी इस सिस्टम को, पुलिस को काफी क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि यहाँ पे अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म पे धावा बोला जा रहा है, जर्नलिज्म पे अटैक किया जा रहा है, उनकी फ्रीडम को छीना जा रहा है। ये कहा गया। कहाँ गए हैं ऐसा लोग जो कभी मुंह नहीं खोलते थे, आज अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने जब लोगों की बात आती है इनके टीम को, क्योंकि अर्नब गोस्वामी एक फुल प्रोटेक्शन देते हैं बीजेपी गवर्नमेंट की, तो इनके लिए इतना तो, एक वफादार कुत्ता के लिए इतना तो बनता है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे अटैक किया जा रहा है फ्रीडम ऊपर, प्रेस के ऊपर, कि जर्नलिज्म को अच्छे तरीके से काम नहीं, वो कुछ बोल देता है तो उसके जीवन पे, मानचित्र पे महिमा मंडन किया जा रहा है, उसके जो कैरेक्टर है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, खराब करने की कोशिश की जा रही है, उनको फ्रीडम पे अटैक की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी सरकार करती है, क्या वो फ्रीडम ऑफ अटैक नहीं है? ये आज क्लियर हो जाएगी दोस्तों। बस वीडियो को थोड़ा आगे जाने दीजिए, आपको सारी बातें इस वीडियो में पता चलने वाली है। अब दोस्तों एक ऐसी बात सामने आई है, मतलब सुधीर चौधरी जो कि जी न्यूज के एक सीनियर एंकर हैं, वो ऐसा कहते हैं कि क्या पत्रकारिता छोड़ने का वक्त आ गया है। तो पहले मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप पत्रकार थे ही कब? आप तो बीजेपी गवर्नमेंट के एक चापलूस कुत्ते थे, एक चाटुकार थे, जो पैसे के लिए लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम करते थे, लोगों के बीच जहर घोलने का काम करते हो, और आप पत्रकारिता छोड़ने की बात करते हो। तो छोड़ दो भाई, जा किसका रहा है, जाओ छोड़ दो जर्नलिज्म। यहाँ पे तुम्हारे जैसे, आपके जैसे जर्नलिज्म की कोई जरूरत नहीं है जो एक सरकार की चमचागिरी करे और उनकी बड़ाइयों को सिर्फ दिखाए, बल्कि जो सोशल मुद्दे हैं, जो एक्टिव मुद्दे हैं, उस पर बात ना करने की कोशिश किया जाए। ऐसे जर्नलिज्म हमारे देश में ना ही रहे तो बेहतर है, और कुछ और सेक्टर में काम करे। और दोस्तों ये सारी मुद्दा, जैसे कि मैंने बताया, होम मिनिस्टर स्मृति ईरानी भी कहते हैं फैक्ट पे यहाँ पे अटैक किया जा रहा है, जो कि असली मुद्दे पे कभी बोलती भी नहीं थी। उनकी आज की इस एक एंकर के लिए इतनी आवाज उठ रही है, जिसको कि सही मुद्दे में कभी आवाज नहीं उठती। ऐसी कंडीशन है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल मामला बन चुका है, लोग इसके सपोर्ट में आ रहे हैं। हालांकि वो लोग बीजेपी के अंधभक्त है, चाटुकार है, या तो बीजेपी के चापलूस है, वो सामने आ रहे हैं अपने फ्लैग के साथ और कर यहाँ पे अटैक किया जा रहा है फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर। तो क्या, अब आप सोचिए और ये मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस पे अटैक किया जा रहा है? जस्ट थिंक एंड से नो, यहाँ पे किसी भी तरीके का फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। क्यों? मैं भी आप बात में साबित कर सकता हूँ, और ये मैं साबित कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं इसलिए साबित करने की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस केस में अर्नब के खिलाफ पुलिस ऐसा बता दी है कि उनके खिलाफ एक एविडेंस है जो कि उस केस में काम आएगी, तो अब इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जो अर्नब गोस्वामी ने किया, क्या वो सही था? अर्नब गोस्वामी जो रिया चक्रवर्ती पे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनको आरोपी बताई जा रही थी, बिना कोई सबूत के ड्रग्स एडिक्ट कह दिए,
उनको जेल भिजवाए। क्या यहाँ पे कोई फ्रीडम पे अटैक नहीं किया गया था? सोचिए तो, यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं थी, लेकिन अर्नब के पास, अर्नब के केस में यहाँ पे एविडेंस है पुलिस के यहाँ, तब वो गिरफ्तार कर रही है, तब ऐसी बातें फैलाई जा रही है। तब वो लोग कहाँ थे जब SSR और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोली गई थी? कहाँ है वो फ्रीडम ऑफ अटैक वाले लोग? कहाँ गए थे, कहाँ गया था उस समय दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच? आइए कुछ इसी तरह से, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ एक अटैक था? आइए जानते हैं कुछ इसी तरह के जो अटैक ऑन फ्रीडम स्पीच के खिलाफ बहुत कुछ कर दी गई थी बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। जो आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं ना, उनको अच्छी तरीके से स्पीच क्या होता है ये मैं सिखा देता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है। कहाँ गए थे वो लोग जब केरला के 3 जर्नलिस्ट जो कि हाथरस रेप केस को कवर करने के लिए हाथरस जा रहे थे, तब उनको रोका गया। उनके खिलाफ दोस्तों टेररिस्ट पे जो चार्जेस लगाए जाते थे, उन तीनों जर्नलिस्ट के खिलाफ वो चार्जेस लगाए। कहाँ गए थे वो लोग? क्यों उस समय फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कहाँ अटैक नहीं हुआ था? क्या कहाँ गए वो लोग? कोई भी सामने नहीं आता ऐसे केस में दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे मैं मिसालें दे सकता हूँ जिनके ऊपर उनको सिर्फ काम करने की वजह से, सच्ची ईमानदारी दिखाने की वजह से उनपे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक किया गया। आइए जानते हैं कुछ इसी तरह के लोग। कहाँ गए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले लोग जब यूपी के अंदर दोस्तों मिड डे मील को एक्सपोज करने वाले पवन जायसवाल पे ये चार्जेस FIR किया जाता है। दोस्तों होता क्या है कि यूपी में एक पवन जायसवाल नाम के एक जर्नलिस्ट रहते हैं, जो यूपी के एक स्कूल में रोटी और साल्ट दिया जाता है, रोटी नमक खिलाई जाती है बच्चों को। तब वो इस चीज को दिखाते हैं कि स्कूल में देखिए किस तरह से बच्चों को ऐसी भोजन करवाई जा रही है, मतलब नमक रोटी खिलाई जा रही है। तब यूपी गवर्नमेंट बतौर इसके कि वो उस स्कूल पे, उस टीचर पे, उस स्कूल पे चार्जेस लेती और वहां की सिस्टम को सुधारती, बल्कि कि दोस्तों पवन जायसवाल को के ऊपर ही चार्जेस लगा दिए कि क्यों वो ऐसी घटनाओं को दिखाया। कहाँ गए थे तब फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले लोग जो आज अटैक ऑन फ्रीडम बोल रहे हैं? कहाँ गए थे वो लोग जब मणिपुर में एक जर्नलिस्ट को सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया गया और इसलिए उस पर सिर्फ दोस्तों ये क्रिटिसाइज किए थे सिर्फ पीएम मोदी का, इस वजह से दोस्तों उसके ऊपर टेररिस्ट का जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो लगाया गया। क्या यहाँ अटैक ऑन फ्रीडम नहीं थी? सोचकर बताइए ना। ये जो अर्नब गोस्वामी आज तमाम चीजें कह रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर कह रहे हैं, पीएम मोदी कह रहे हैं, स्मृति ईरानी कह रहे हैं, क्या उस समय ये अटैक ऑन फ्रीडम नहीं हुआ था? सोचिए। अब तो मुझे एक बात पे एक केस में बताने जा रहा हूँ, ये काफी हास्य है। क्यों बताता हूँ दोस्तों? कर्नाटका के अंदर एक टीचर जो थे, हेडमास्टर्स जो थे, वो बच्चों से CAA के विरुद्ध स्पीचें दिलवाते हैं और CAA को खराब बताते हैं। इस वजह से दोस्तों वहां के हेडमास्टर्स को, वहां बच्चे को नहीं बल्कि बच्चे की माँ को दोस्तों गिरफ्तार कर दिया जाता है एंटी सोशल जो CAA बिल था उसके खिलाफ, और उनको टेरर बता दिया जाता है। बताइए बच्चे की वहां पे क्या गलती थी? टीचर ने जब बोला तो वो कुछ तरह से नारे लगा दिए, लेकिन वहां पे दोस्तों उस बच्चे की तो छोड़िए, उस पेरेंट्स की क्या गलती थी जब उस पेरेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया था? सिर्फ बच्चे उसके आरोप लगाए, नारे लगाए, इस वजह से क्या वहां पे अटैक ऑन फ्रीडम नहीं हुई थी? मैं बात करना चाहूंगा काफिल खान को दोस्तों। कई महीनों तक उनको जेल में रखा गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि CAA को उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, खिलाफ उन्होंने बात की थी। कर सकते हैं आप CAA का प्रोटेस्ट, आपका हक है। यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आप किसी भी टैक्टिक्स को, किसी भी जो सरकार की योजना है उसको आप गलत और सही बता सकते हैं। ये आपकी फ्रीडम है, आपको अगर ऐसा लगता है तो। लेकिन फिर भी उनको टेरर साबित नहीं तो कर सके, लेकिन बोलकर उनको जेल में रखा गया। क्या तब वहां फ्रीडम ऑन अटैक नहीं था? ये मैं पूछना चाहता हूँ आज तमाम अन्य भक्तों से। दोस्तों प्रशांत कन्नौज को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ रिमार्कल बातें बोली थी, उनके खिलाफ कुछ बोली थी, बस इस वजह से उनको गिरफ्तार किया जाता था। तब कहाँ गए थे वो लोग जो फ्रीडम ऑफ अटैक वाली बात कर रहे हैं? अटैक ऑन फ्रीडम कहाँ गए थे? मैं बात पूछना चाहता हूँ सिद्धार्थ बनोदरा जन के केस में आप लोग कहाँ गए थे जब उनको सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर दिया जाता है क्योंकि वो ये रिपोर्टिंग करते हैं कि जो मार्च में दोस्तों पीएम मोदी के द्वारा लॉकडाउन लगाया जाता है, उसके बावजूद भी जो योगी आदित्यनाथ है वो एक पब्लिक रिलीजियस इवेंट को
अटेंड करने जाते हैं, ये रिपोर्टिंग के लिए उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है। कहाँ गए वो लोग? क्या अब यहाँ पे अटैक ऑन फ्रीडम नहीं थे? ऐसे बहुत सारे मिसालें आपको इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, जो मुझे बताने की ये तो कुछ सैंपल थे दोस्तों। ऐसे इतने लोग हैं जिनके मानचित्र पे, जिनकी फ्रीडम पे इस तरह से तालाबंदी की गई कि वो सरकार के खिलाफ कुछ सही बातों को ना बोल सके। आपने फिलहाल में देखा होगा दोस्तों हाथरस के अंदर कि किस तरह से वहां पे तनुश्री पांडे के ऊपर कंप्लेंट चार्ज कर दिए गई थे, सिर्फ हाथरस मामले को सही से दिखाने के लिए के खिलाफ। ऐसी धारणाएं जब उठती है हमारे देश में, तो वो कहाँ जाते हैं? अटैक ऑन फ्रीडम वाले, जो आज तमाम लोग अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े हैं। और कई लोग ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने सच्चाई को दर्शाया। गौरी लंकेश की हत्या करवा दी गई, रोहित वेमुला की हत्या करवा दी गई, लेकिन कोई भी अभी तक चार्ज नहीं लिया गया है। ऐसे कई मिसाल में दे सकता हूं दोस्तों, और आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, जो सिर्फ अपनी ईमानदारी से काम करने की वजह से उनके ऊपर कंप्लेंट चार्ज की गई, FIR चार्ज की गई। बहुत सारे आपको केस मिल जाएंगे। क्यों हाथरस के अंदर जो उसके परिवार के साथ हुआ, उसके ऊपर कोई फ्रीडम अटैक नहीं था? सोच कर तो बताइए, क्या उस फैमिली के साथ किया गया वो बहुत अच्छी थी? जबरन बॉडी को जला दिया गया पुलिस के द्वारा बिना फैमिली के कॉन्सेंट के, तो वो क्या सही था? सोच कर बताइए दोस्तों। अब हमारी बारी है, ओपिनियन में दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक संगठन चलती है, एक RSS हो जाता है दोस्तों, एक अर्नब गोस्वामी जैसे कुछ पत्रकारों का, जो टीवी मीडिया पे ये मोदी का, ये बीजेपी का ये ढोंग रचना स्टार्ट करते हैं और बीजेपी को अच्छा दिखाने में हर कोशिश करते हैं। और तीसरा रहते हैं हमारी गवर्नमेंट, जो अगर किसी पे भी आ जाता है दोस्तों तो एक दूसरे पे को सपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि अगर मोदी कोई बुरा कर रहा है तो वो अर्नब दिखाएंगे कि मोदी अच्छा है, क्योंकि हर उसकी कमी को एक ऐसे तरीके से आपको प्रोजेक्ट किया जाएगा कि सिर्फ हमारे देश में यही तो अच्छा है। आप खुद कहोगे ये तो 1 मैन आर्मी है, इससे अच्छा तो इंसान मैंने पूरे देश में नहीं देखा। ये आपको दिखाने की कोशिश की जाती है आपके सामने। ये तीनों संगठन है जो खुद ही पॉलिटिक्स को ऑन करता है, खुद ही धर्म को, और खुद ही दोस्तों जर्नलिज्म को ऑन करता है। तो बेशक है कि ये लोगों को जर्नलिस्ट को पैसे खिलाकर रखता है, अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को, तो बेशक है कि इनके खिलाफ कोई ना बोले। और तब जब कोई पालतू कुत्ता बीजेपी गवर्नमेंट का अगर जेल जाता है तो उसको बचाने की जिम्मेदारी थोड़ी सी तो जरूर है बीजेपी सरकार की ओर। और तभी इसलिए वो तमाम बीजेपी सपोर्टर अर्नब के साथ खड़े देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मुसीबत में अर्नब उनकी चापलूसी करके उनको एक कठिन केस से बचा लेता। क्यों दोस्तों उस समय बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आए थे? जो मैंने तमाम पत्रकारों के नाम बताए, उस समय अटैक ऑन फ्रीडम नहीं था क्या? जी था, लेकिन पॉलिटिकली इनको अनकंफर्टेबल था कि वे उस समय बोलते, ताकि अगर वो ऐसा बोलते तो इनकी ही पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर दबाव बढ़ जाते। इसलिए अभी इनको पॉलिटिकली बहुत अच्छा अभी इनको फायदा हो रहा है, इसलिए ये अर्नब के सपोर्ट में आए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का। दोस्तों जाहिर है कि यहाँ पे सरकार, जो महाराष्ट्र की सरकार तो तंज कस ली है इनके खिलाफ कि कुछ भी करके इस बंदे को हमें अंदर करना है, क्योंकि ये सिर्फ उसी केस को ला रहे हैं जो इनके खिलाफ सच्चाई है, लेकिन जिद तो पूरी है जैसे कि अर्नब गोस्वामी किया करते हैं। तो उनको एक सही सा यहाँ पे सजा देने की बात की जाती है। सो गाइस, हाँ यहाँ पे मैं तो एग्री करता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे यहाँ पे अटैक किया जा रहा था, लेकिन जो अर्नब गोस्वामी करते हैं क्या वो सही है? मुझे बता दीजिए। यहाँ पे अर्नब के खिलाफ दोस्तों FIR की गई है, एविडेंस है इनके खिलाफ, फिर भी ये जब फ्रीडम ऑफ स्पीच का ढोंग रख सकते हैं तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ तो कोई सबूत नहीं मिले थे तब। और यहाँ पे CBI ने भी, एम्स की रिपोर्ट ने भी ये जाहिर कर दिया था कि सुशांत का मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड था। फिर भी जब ये ऐसा ढोंग रचा जा रहा था तब फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले लोग कहाँ थे? मुझे बताइए, क्या वो सही था जब अर्नब गोस्वामी कर रहे थे? कुछ इसी तरह के केस दोस्तों हमने पहले शायद 2019 या 18 में आई थी, जब कुणाल कामरान के साथ इसी तरह से तंज कस ले जाती है। कुणाल कामरान जो वो थोड़ी सी नॉर्मल बिहेवियर करते हैं अर्नब गोस्वामी के साथ, तब पूरे बीजेपी मोदी भक्त जो है उनके साथ खड़े हो जाते हैं अर्नब के साथ। लेकिन जो अर्नब करते हैं क्या वो सही है? उनके साथ क्यों खड़े हो जाते हैं ऐसे अंधभक्त? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ उन अंधभक्तों से। लोगों के किस तरह से टॉर्चर किया जाता है अर्नब गोस्वामी के द्वारा, ये लोग नहीं देखते हैं, लेकिन जब उस पर कोई विपत्ति आती है तो लोग खड़ा हो जाते हैं अंधभक्त जो लोग होते हैं। जिस तरह से इन्होंने
सुशांत सिंह राजपूत को, रिया चक्रवर्ती को बदनाम किया, इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को पूरे वर्ल्ड के बीच में दोस्तों इसको बदनाम किया। काफिल खान जैसे लोगों पे जब तंज कसी जाती है और ऐसे लोग जब ये काम करते हुए जब इनके खिलाफ ऐसी बातें बोली जाती है और इनके सपोर्ट में कुछ लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे अटैक ऑन फ्रीडम है, तो मुझे लगता है इनके साथ सहानुभूति तो जतानी नहीं ही चाहिए। तो गाइस ये है सच्चाई आपके अर्नब गोस्वामी की, ये है सच्चाई बीजेपी चाटुकारों को जो बीजेपी सरकार की तमाम तरीके से मदद करती है गलत बताने में। सो ये है सच्चाई दोस्तों, और हो सके तो अंधभक्त जी हमें जवाब दे दीजिएगा कि क्या उस समय अटैक ऑन फ्रीडम नहीं था। जय हिंद।